Assalamu alaikum. Good morning, dear students. Today our topic is new one. That is, the name of the topic is presentation. This is very important according to examination point of view, as well as according to it is used in the life that we use in this modern age. We use this, and this is what the way I am using this, that is smart board, and here I am also doing the presentation. This is presentation. Is it clear? Practically you can see that this is presentation. Presentation actually means to present something. किसी चीज को मतलब प्रेजेंट करना है किसी के सामने, to present something to the audience. But in the modern age we say presentation to that when we present something upon these smart boards. Is it clear? Is it clear? For example, I am presenting you this slide. I am explaining you. Is it clear? This is called a presentation. To present the lecture, to present whatever we want to speak to the audiences. समझ आ रहा है? समझ आ रहा है? यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है, जब हम कोई चीज प्रेजेंट करते हैं किसी मतलब बोर्ड पर या और किसी स्क्रीन पर और इसको एक्सप्लेन करते हैं, इसी को प्रेजेंटेशन कहते हैं. हम घर में लिख के लाते हैं कुछ, फिर इसी को प्रेजेंट करते हैं यहाँ ऑडियंस के सामने. समझ में आ रहा है? हाँ, अब हम देखेंगे, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है, वी हैव टू स्टडी अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, है ना, कि आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, तो उसी के लिहाज से हमें पढ़ना है. तो मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जैसे हमने कल वो इंटरव्यू कंप्लीट किया है, तो वहाँ भी मैंने कहा है कि अगर मतलब कंप्लीटली वो पूछेंगे राइट एन एसे अपॉन द प्रेजेंटेशन, या व्हाट डू यू नो अबाउट द प्रेजेंटेशन, समझ रहे हैं, तो तब डायरेक्टली आप यानी कि बिगिनिंग से एंड तक लिख सकेंगे. अगर शॉर्ट क्वेश्चन होगा तो फिर जो पोर्शन होगा वही पोर्शन लिखना है. समझ रहे हैं? कल किसी ने मुझे कमेंट किया है इसी यूट्यूब पर, क्या ये हमारे सिलेबस में है, ये एग्जाम में पूछा जाएगा? हाँ, ये आपके सिलेबस में है. मैं आपके सिलेबस ही पढ़ा रहा हूँ, यानी कि 4th सेम और 6th सेम का जो है, तो ये आपके सिलेबस में और एग्जाम में भी ये पूछे जाएंगे. समझ आ रहा है? हाँ. अब क्या है प्रेजेंटेशन? प्रेजेंटेशन कम्युनिकेट्स इन्फॉर्मेशन, यानी कि इसमें क्या करते हैं हम, कम्युनिकेट एक्सप्रेस करते हैं अपने व्यूज, आइडियाज, फीलिंग्स, इमोशंस, थॉट्स. समझ रहे हैं? यानी कि कम्युनिकेट करते हैं क्या, इन्फॉर्मेशन. कोई इन्फॉर्मेशन तो आप देने जाते हैं फ्रॉम एन ऑरेटर. ऑरेटर मीन स्पीकर. वो करता है टू द स्पेक्टेटर्स. स्पेक्टेटर्स मीन ऑडियंसेस. समझ रहा है? यानी कि क्या है, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम स्पीकर टू द लिसनर्स. समझ रहा है? समझ रहा है नहीं? यानी कि कम्युनिकेशन फ्रॉम स्पीकर टू लिसनर्स, स्पीकर टू ऑडियंसेस. हाँ, प्रेजेंटेशंस आर यूजुअली डिमॉन्स्ट्रेशंस. अगर हम किसी चीज की डिमॉन्स्ट्रेशन करनी चाहते हैं, उसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं, या किसी की इंट्रोडक्शन देनी चाहते हैं. मिसाल के लिए मैं अपनी इंट्रोडक्शन दूंगा, फिर यहाँ कोई स्लाइड होंगी, मैं कहूँगा ये मेरा नाम है, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ. समझ रहा है? हाँ. या कोई लेक्चर, जैसे मैं लेक्चर दे रहा हूँ, यही है ना प्रेजेंटेशन. हाँ. या कोई स्पीच, हम कभी स्पीच देते हैं, फिर हम यहाँ दिखाते हैं, जैसे मैंने मिसाल के लिए वहाँ दिया था फ्रीडम के बारे में, है ना, वो स्पीच है. प्रेजेंटेशन इज इंटेंडेड टू इन्फॉर्म. इसका मकसद क्या होता है? इंटेंडेड मकसद क्या होता है? इसका मेन मकसद होता है इन्फॉर्म करना या इन्फ्लुएंस, आपको इन्फ्लुएंस करना. क्योंकि अगर मैं ऐसी का प्रेजेंटेशन इज, आपको क्या नींद आएगी. जब हम ऐसे दिखाते हैं, आप इंप्रेस होते हैं, आपकी आंखें उसकी तरफ रहती हैं, है ना. क्योंकि मतलब ये तो सीधी सी बात है, जो हम चीज आंखों से देखते हैं और कानों से सुनते हैं, उसका असर हम पर ज्यादा होता है. इसीलिए मतलब ये स्मार्ट बोर्ड्स मतलब उन्होंने यूज किए हैं. या इनस्पियर, जज्बा, आपको जज्बा आ रहा है इससे, या स्टिमुलेट में आपको कर रहा हूं, आपको स्टिमुलेशन दे रहा हूं, समझे, आपको असर कर रहा हूं, या आपको मोटिवेट में कर रहा हूं. समझ आ रहा है? इट बिल्ड्स गुडविल. इससे आपको गुडविल बढ़ती है, यानी कि फेम बढ़ती है. और प्रेजेंट से न्यू थॉट और प्रोडक्ट, या इससे हम कोई नया प्रोडक्ट अगर होगा
या कोई नया थॉट हमारे दिमाग में होगा, तो हम इसी प्रेजेंटेशन से उसको प्रेजेंट करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। समझ आया? समझ आया या नहीं? ये चल रहा है? हाँ, अब है, मैंने ये कहा है, ये डेफिनेशन है। अगर वहां होगा डिफाइन प्रेजेंटेशन शॉर्ट में, मतलब 2 मार्क्स 3 मार्क्स, फिर इतना ही लिखना है, काफी है। अगर आप कहेंगे वो व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ वी मेक द प्रेजेंटेशन, समझ आ रहा है? हम यानी कि प्रेजेंटेशन का स्ट्रक्चर कैसे है, कैसे इसको लिखते हैं, पहले क्या लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि हर किसी का अपना अपना स्ट्रक्चर होता है। मिसाल, हम इंसान हैं, अगर आप मेरे बारे में कहेंगे, पहले आपको मेरे बालों के बारे में कहना है, फिर मेरे क्या कहते हैं फोरहेड के बारे में, फिर नोज के बारे में, फिर आईज ये लिप्स के बारे में, समझ आ रहा है? यानी कि सीक्वेंस में। इसी तरह इसका स्ट्रक्चर भी होता है। लगभग हर किसी का सीक्वेंस, पहले इंट्रोडक्शन होती है, फिर बॉडी होती है, फिर कंक्लूजन होता है। तो वही तो प्रेजेंटेशन का भी है। मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि अगर आप एग्जाम में भी क्वेश्चन लिखेंगे किसी सब्जेक्ट के भी, पहले इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि जो इंट्रोडक्शन होनी वो अच्छी होनी चाहिए, बिकॉज वेल बिगिनिंग इज हाफ डन। मैं आपको ये बार बार कह रहा हूं कि जो इवैल्यूएटर होता है वो क्वेश्चन पेपर को ज्यादा पहले ही देखता है, और बॉडी फिर कंक्लूजन, समझ रहा है? ऐसा ही क्वेश्चन भी लिखना होता है। इसी तरह ये भी है प्रेजेंटेशन। सबसे पहले क्या होता है? इंट्रोडक्शन। पहले क्या है? कल वो ऐसे भी कहेंगे शॉर्ट में, व्हाट आर द स्टेप्स इन इंट्रोडक्शन। स्टेप्स क्या है इंट्रोडक्शन में? कौन कौन से स्टेप्स हैं? कौन कौन है? नंबर 1 है ग्रीटिंग और वेलकम। जैसे मैंने आपको किया ग्रीटिंग, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, समझ आए? जब भी हम प्रेजेंटेशन देते हैं तो हम ग्रीटिंग्स करते हैं। हाँ, इसके बाद है टॉपिक। जो मेरा टॉपिक था, मिसाल के लिए प्रेजेंटेशन, कल मेरा टॉपिक था ग्रुप डिस्कशन, तो वो मेरे वहां था, समझ आ रहा है? इसके बाद वेल बिगिनिंग, जो मैंने पहले ही कहा है, बिगिनिंग अच्छी होनी चाहिए। फिर आप क्या कहेंगे? अगर पहले ही आप ट्रेवलिंग होगी, पहले ही आपको समझ नहीं आएगा हम क्या कहेंगे, तो फिर क्या इसे आप कह सकेंगे? उसका ख्याल रखना होता है। और टाइम ड्यूरेशन, वहां मिसाल के लिए आपको, मिसाल के लिए आधा घंटा होगा, आप 5 ही मिनट में खत्म करेंगे, फिर क्या करेंगे आप? आपको वहां 5 मिनट हो गया या 10 मिनट, आप पहले इंट्रोडक्शन देंगे 7 मिनट में, फिर टॉपिक को 2 मिनट या 3 मिनट में क्या करेंगे आप? मतलब टाइम देखना होता है कि मुझे कितना टाइम है, उसी लिहाज से टॉपिक को भी यानी कि प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करना होता है। इसी तरह मतलब उसी प्रेजेंटेशन को इतना ही लिखना हुआ होता है इसमें। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं? हाँ, इसके बाद जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है बॉडी, मिसाल के लिए जैसे हमें हेड है, हेड होती है इंट्रोडक्शन, उसके बाद हमें बॉडी है। इसी तरह हर कोई, मैंने इससे पहले भी आपको कहा है कि इन ऑल if you will write in the question there should be beginning, there should be middle or body and conclusion। या बॉडी में क्या करना है? रिवॉल्व अराउंड द टॉपिक, जो आपका टॉपिक है इसी के इर्द गिर्द घूमना होता है, इधर उधर की बातें नहीं करनी है। मिसाल के लिए मेरा टॉपिक आज है प्रेजेंटेशन, मैं आपको कहूंगा ग्रुप डिस्कशन के बारे में, आप कहेंगे सर आप क्या पढ़ा रहे हो? समझ आ रहा है? हाँ, इसी तरह मोर एग्जाम्पल एंड एक्सप्लेनेशन, अब आप कहेंगे सर अब हम कितना लिखेंगे? जो मैं आप कैसे आपको मतलब ये बड़ा होगा, अगर मतलब 10 मिनट हो गए, आधा घंटा होगा, आपको क्या करना है? आपको एग्जाम्पल्स देने हैं, आपको एक्सप्लेन ज्यादा करना है, तो टाइम ज्यादा होगा। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं? हाँ, और यूज सिग्नल डिवाइसेस, जितना हो सके उतने सिग्नल डिवाइसेस यूज करने हैं, क्योंकि जो भी मतलब चीज होगा, अगर यहाँ हम मिसाल के लिए कोई मतलब ये क्या कहते हैं फोटोग्राफ होगा या और कुछ होगा, उससे मतलब वो माइंड में रहता है। जैसे मिसाल के लिए उसी दिन मैंने फ्रीडम स्ट्रगल के वो आपको फोटोज दिखाए, वो आपके माइंड में रहे, है ना, इससे याद रहता है। अब है कंक्लूजन। कंक्लूजन में सम अप होता है, जो आपने कहा है अब अब्रप्टली खत्म नहीं करना है, फिर लास्ट पर कंक्लूजन में मतलब सम अप करना होता है। जो आपने कहा है इन शॉर्ट आई वांट टू से दिस, अब हम किस नतीजे पर पहुंचे हैं उसकी समरी कुछ लाइनें में कहनी होती है, क्योंकि आपको ये लिखना है, इसीलिए मैं कह रहा हूं। समझ आ रहा है? हाँ, और देन क्या करना है? थैंक्स टू व्यूअर्स, ये भी है। आप कंप्लीट करेंगे फिर जाएंगे,
ऐसे ही सीधे बैठेंगे नहीं, कम से कम थैंक यू तो करना चाहिए ना, थैंक यू डियर ऑडियंस, कम से कम ऐसा तो करना चाहिए। हाँ, इसके बाद आंसर टू डाउट्स, अब आपने कहा है, जो कहा है वो कहे आप कहेंगे, बस इतना नहीं, कम से कम आपको पूछना है जो ऑडियंस से उनसे कि क्या आपको कोई डाउट में होते हैं, आपको समझ में आया या नहीं। इसके बाद फीडबैक, आप फीडबैक इज नेसेसरी, मैं इसीलिए आपको बार बार कह रहा हूं कि मेरे बारे में भी फीडबैक दो, बिकॉज नो मैन इज परफेक्ट इन द वर्ल्ड। और मैं आपको बार बार कह रहा हूं, अगर मेरे सामने आप मुझे कहेंगे सर आपने ये खामी है, ऐसे करो वैसे करो, वो ठीक है मेरे लिए, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। हर किसी के लिए दोस्त वो है जो आपके सामने आपको कहेगा कोई खामी, दुश्मन वो है जो आपके पीछे कहेगा, है ना, यही बात है। इसके बाद है प्लानिंग ए प्रेजेंटेशन। अब आप घर में हैं, आपको कहेंगे हम प्रेजेंटेशन बना के लाना, आप कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज आपको दिमाग में रखना है, समझ आ रहा है, दैट इज प्लानिंग ए प्रेजेंटेशन। वहां कल पूछेंगे हाउ वी मेक द प्रेजेंटेशन, व्हाट स्टेप्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग द प्रेजेंटेशन, हाउ यू विल प्लान द प्रेजेंटेशन। सर आपने ये पढ़ा नहीं, फिर आप कहेंगे, मैं कहूंगा ये सर ये कहाँ है, वो ये तो प्लानिंग है, समझ आ रहा है। इसीलिए मैं आपको बार बार यही कह रहा हूं कि एग्जामिनेशन में सबसे डिफिकल्ट होता है क्वेश्चन को समझना। अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप कुछ ना कुछ लिख सकेंगे, अगर क्वेश्चन ही समझ ना आएगा तो फिर आप क्या लिखेंगे, समझ आ रहा है। हाँ, नंबर 1 ऑडियंस एनालिसिस, यानी कि प्रेजेंटेशन को बनाने से पहले आपको दिमाग में रखना है कि मुझे किन को, ऑडियंस मेरे कौन है। मिसाल के लिए इस वक्त मेरे क्लास में है ऑडियंस ओनली स्टूडेंट्स, तो मैंने इसी तरह प्रेजेंटेशन बनाई है, मतलब जो आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू है। इससे पहले जब मैंने वो वाला लेक्चर दिया है फ्रीडम स्ट्रगल के बारे में, तो वहां मैंने ऐसे ही बनाया था, समझ रहा है। ऑडियंस कौन है मेरे पास, तो उसी तरह बनानी होती है, वही है। प्रेजेंटेशन शुड बी अट्रैक्टिव एंड कैची। प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, ये अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ये उधर की उधर नहीं होनी चाहिए, हेफाजती नहीं होनी चाहिए, यानी कि आपकी नजर उसी पर होनी चाहिए, आपका फोकस उस पर होना चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए। और कैचिंग, यानी कि जैसे मैंने आपको कहा इमेजेस होनी चाहिए, पिक्चर्स उसमें होनी चाहिए, आपकी नजर आप बोर नहीं होने चाहिए। हाँ, और क्या, इट शुड एस्टैब्लिश ए गुड रैपोर्ट विद द व्यूअर्स, यानी कि जो व्यूअर्स होंगे, जो देखने वाले होंगे, उनको इससे अट्रैक्शन होती है। जब ये अच्छी होगी तो आपस में तालमेल बढ़ता है, समझ आ रहा है नहीं। हाँ, कंटेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, कंटेंट इज नेसेसरी। मिसाल के लिए मेरा टॉपिक आज है प्रेजेंटेशन के बारे में, तो मैं इसमें लिखूंगा ग्रुप डिस्कशन के बारे में, वो आपने कि सर आपने क्या किया है, या मिसाल के लिए प्रेजेंटेशन ही लिखूंगा मगर उधर का इधर, उधर का इधर। कंटेंट इज नेसेसरी, मटेरियल इज नेसेसरी, और इसकी ऑर्गेनाइजेशन जो मैंने पहले ही कहा, इसका स्ट्रक्चर, पहले क्या लिखना है, फिर क्या लिखना है, कैसे लिखेंगे, समझ आ रहा है या नहीं। पर हम प्रेजेंटेशन पढ़ते हैं। हाँ, क्या कहते हैं, द मेयर आर इंपॉर्टेंट पॉइंट शुड बी प्रेजेंटेड बाय द प्रेजेंटेशन। यहां जो मतलब अब आपने देखा होगा जब मैंने वो प्रेजेंटेशन कोई भी दिखाता है, वो फिर एक 1 बाय 1 लाइन एक्सप्लेन नहीं करता है। अब मतलब ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है, वरना तो मतलब जब मैं लास्ट पर फेल होता हूं मैं खाली सीन को करता हूं एक्सप्लेन, समझ आ रहा है। जो मेन पॉइंट्स होते हैं इन्हीं को एक्सप्लेन करना होता है, बाकी जो ऑडियंस है वो बाकी खुद ही देखते हैं, समझ आ रहा है या नहीं। हाँ, द प्रेजेंटेशन शुड हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पहले कहा इसका स्ट्रक्चर होनी चाहिए। आप मिसाल अगर मेरे बारे में कहेंगे, आप अगर मेरे मिसाल पहले बाल के बारे में कहेंगे, फिर मेरे फीट के बारे में कहेंगे, फिर मेरे फोरहेड के बारे में, फिर मेरे लेग्स के बारे में, फिर नोज के बारे में, फिर पेट के बारे में, ये कोई स्ट्रक्चर नहीं है, प्रॉपर होना चाहिए, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर, सीक्वेंस में होनी चाहिए। यही यानी कि सीक्वेंस नेसेसरी। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, इट शुड हैव वेल बिगनिंग। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए। जब भी कोई स्पीच होगा, कोई क्वेश्चन होगा, कोई प्रेजेंटेशन होगी, वहां बिगनिंग अच्छी होनी चाहिए। एंड एक्सप्लेन बॉडी, बॉडी में आपको वही एक्सप्लेन करना है। फिर जैसे मैंने आपको कहा कैसे करना है। एंड सजेस्ट टू कंक्लूजन, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि कंक्लूजन में आपको सजेस्ट करना है अब हमें क्या करना है इसके लिए, अगर ये है तो अब हम क्या करेंगे, आपका सजेशन होनी चाहिए। इसी तरह है थर्ड पॉइंट, सपोर्टिंग मटेरियल,
जो मैंने आपको पहले ही कहा है, अगर आपके पास मतलब बहुत कम मटेरियल होगा, अब आप कहां से लाएंगे? अब आपको सपोर्ट देना है और दूसरे मटेरियल से, एग्जाम्पल से, जो मैंने आपको पहले ही कहा है। समझ आ रहा है नहीं? हाँ, विजुअलाइजेशन, जो मैंने आपको पहले ही कहा है कि इसमें विजुअलाइजेशन होनी चाहिए, फोटोग्राफ्स होनी चाहिए, इमेजेस होने चाहिए, मगर जो वो इमेजेस और फोटोग्राफ्स होंगे उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। वो ऐसे नहीं होगी जो आपको नजर नहीं आएंगे। समझ आ रहे हैं? यानी कि उसमें क्या होनी, क्वालिटी और क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए। आप मैं एक बार करूंगा, मैं खाली इसमें फोटो यूज करूंगा और कुछ नहीं, वो भी मत करना है। मतलब देखना है कहां कौन इस्तेमाल करना है, कितने करने हैं। हाँ, स्क्रिप्ट्स एंड नोटिस, यानी कि नोट या मतलब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा पॉइंट मुझे लिखना है। हाँ, व्हाट टू डू फॉर प्रेजेंटिंग प्रेजेंटेशन, ये यहां तक स्ट्रक्चर था। अगर अब हमें प्रेजेंटेशन देनी है, उसके लिए हमें क्या करना है। एक होता है स्ट्रक्चर, अब क्या करना है। समझ आ रहा है? हाँ, कल यही क्वेश्चन पूछेंगे, हाउ सपोज you have been given a topic about the presentation, how you will present that। आप कहेंगे सर आउट ऑफ सिलेबस, आपने आपको ये पढ़ा नहीं। लिखना तो यही है, डिलीवर इन प्रॉपर मैनर। अब आप लिखेंगे सर आई विल डिलीवर इन प्रॉपर मैनर, एक ही वर्ड ऐड करना है, आई विल, बाकी वही है, या वी हैव टू डिलीवर। वो समझ आया नहीं? यानी कि प्रॉपर मैनर में डिलीवर करना है, वही जो मैंने पहले कहा ना, वही उसी को मैं रिपीट कर रहा हूं। और क्या, गुड वॉइस विथ प्रॉपर स्पीड, वॉइस अच्छी होनी चाहिए। यानी कि कोई वो मतलब कोई करता है ना, फिर वो अपनी ही वो बहुत सारे को आदत है, वो अपनी ही वो मतलब क्या कहते हैं प्रोनाउंसिएशन करते हैं, इनको लगते हैं हम अंग्रेज बन गए हैं ना, वो फिर अपनी आवाज रखते हैं ना अंग्रेजों की। वॉइस ठीक होनी चाहिए और स्पीड, मिसाल के लिए मेरा आदत है मैं जल्दी जल्दी बातें कर रहा हूं, मगर यह भी नहीं होना चाहिए, स्पीड एक प्रॉपर सीक्वेंस में होनी चाहिए। समझ आ रहा है? समझ आ रहा है नहीं? और गुड वॉइस विथ प्रॉपर स्पीड, हाँ, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड प्रॉपर पॉज, प्रोनाउंसिएशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे वर्ड हैं जिनका मायने सिमिलर है, अगर उनकी प्रोनाउंसिएशन उधर उधर होगी तो मायने ही चेंज होगा। समझ आ रहा है? और पॉज, पॉज हमें कहा, पॉज इज नेसेसरी, हमें कहां रोकना है। जैसे मैंने आपको पहले ही कहा है, एक एग्जांपल मैंने आपको शायद पहले ही भी कही, मिसाल के लिए स्टैंड अप, स्टैंड अप, डोंट सिट डाउन। मैंने आपको पहले ही कहा, स्टैंड अप डोंट सिट डाउन, स्टैंड अप डोंट सिट डाउन। क्या ये दो सेंटेंस सिमिलर है? वर्ड सिमिलर है, वर्ड सिमिलर है, वर्ड सिमिलर है, फिर फर्क क्या है? कामा, क्या यहां कामा है, यहां कामा है। जब हमने कामा को चेंज किया है, अब देखो मानी चेंज होता है, कामा ही पास है ना, क्योंकि जब हम स्पीच देते हैं, स्पीच में हम ये नहीं कहते स्टैंड अप कामा, हम कामा कहते हैं, हम पास देते हैं स्टैंड अप डोंट सिट डाउन। यानी कि ये देखना है कहां पाज लेना है, फुल स्टॉप के वक्त ज्यादा पाज लेना होता है, इसके बाद अगर कोलन होगा उसमें सेमीकोलन, इसके बाद कामा। समझ आ रहा है? अपना अपना पाज होता है, कितना देंगे हम। मिसाल के लिए अगर ये मैं कहूंगा स्टैंड अप, उसका माने है उठो, डोंट सिट डाउन, बैठो मत। अगर ये देखेंगे स्टैंड अप डोंट, उठो मत, इसका मानी चेंज हो गया है, किससे? पाज से। यहां हो गया है उठो, यहां हो गया है बैठो। समझ? यही पाज हमें देखना है, कहां हमें देना है। हाँ, और यूज ऑफ सुटेबल जेस्चर्स, जेस्चर्स का इस्तेमाल करना है सुटेबली। मिसाल के लिए मैं कहूंगा आपको समझ में आया, समझ यहां आता है, समझ कहां आता है? वो समझ आ रहा है? मैं कहूंगा आप खाना खाए, आप खाना खाएंगे, खाना यहां से खाते हैं, कम से कम मतलब जेस्चर्स का प्रॉपर होना ना, वो समझ आ रहा है? यानी कि इसका ख्याल रखना है। हाँ,
और क्या, एम्फेसिस ऑन इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो आपको मैंने पहले ही कहा है कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उन पर ज्यादा जोर देना है, इनको रिपीटली कहना है। और क्या, मेक यूज ऑफ नॉन वर्बल लैंग्वेज वेयर अप्रोप्रिएट, जहां नॉन वर्बल लैंग्वेज यानी कि ऐसी जेस्चर बाकी चीज लगेगा कि उनकी हमें जरूरत है वहां यूज करने हैं। आई कांटेक्ट फ्रॉम स्पीकर एंड ऑडियंस, यानी कि जो स्पीकर होगा मैं और आप, आपके साथ आई कांटेक्ट नहीं, मैं ऐसे कहूंगा आई कांटेक्ट शुड बी स्पीकर, आप वहां क्या करेगी क्या नहीं करेगी, समझ आ रहा है, वो ऐसा मत करना है। आई कांटेक्ट इज नेसेसरी, समझ आता है। आप मेरे पीछे मतलब नींद करेंगे मुझे मालूम नहीं होगा। हाँ, एप्रोप्रिएट जेस्चर्स आर नेसेसरी, जो मैंने इससे पहले भी कहा है। बी इन प्रॉपर पोस्चर, अब मैं ऐसे बैठूंगा खुद ही, अब ऐसे बैठूंगा, मैं ऐसे बैठूंगा है, मतलब कोई स्टाइल भी होता है ना। हाँ, यूज पैरा लैंग्वेज विद गुड वॉइस पिच एंड टोन, पैरा लैंग्वेज का माने होते हैं जो हम कम्युनिकेशन में यूज करते हैं। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, यानी कि हमें देखना है कि किस टोन में कहेंगे, कितनी आवाज रखेंगे, यानी कि किस लहजे में हम कहेंगे। एक ही मेरी बात सुनो, अगर हम एक वर्ड देखो, आपको मेरी बात समझ आएगा मेरे कहने का मतलब क्या है। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूंगा आई, अब मैं यहां भी आपको जो कहूंगा लाइक यू, पहले मैं आई लव लिख रहा था, फिर मैंने लगा कि आप लोग कहेंगे ये क्या लिख रहे हैं लव, बट इट इज अनफॉर्चुनेट दैट वी आर नैरो माइंडेड। लव मीन्स वी लव आवर पेरेंट्स, वी लव आवर चिल्ड्रन, वी लव गॉड, इसमें क्या गलत है? पानी चलो जाओ कोई बात नहीं। अब या क्या है कि हम नैरो माइंडेड हैं, हम समझते हैं लव, हम नेगेटिव देखते हैं उसके पास है, हम खाली नेगेटिव साइड देखते हैं। तो मेरे कहने का मतलब, देखो मेरे कहने का मतलब ये है क्या है, मेरे देखो मेरे टोन या पिच का मानी क्या है, या सिट्रस का मानी क्या है, समझना मेरी बात। अगर मैं ऐसे कहूंगा, मैं इस पर सिट्रस दूंगा आई, आप में लव नहीं कहूंगा, आई लाइक यू, आई लाइक यू, मैंने क्या किया है, आई को लाउडली कहा है, वो समझ आ रहा है। इसका मायने और कुछ है। अगर मैं ऐसे कहूंगा आई लाइक यू, समझ आ रहा है, इसका माने और कुछ है। अगर मैं आप ऐसे कहूंगा आई लाइक यू, समझ आ रहा है क्या, यानी कि जिसको मैं लाउडली कह रहा हूं ना, उस पर हम सिट्रस देते हैं, वहां माने चेंज होता है। आप कहेंगे सर हमें समझ नहीं आ रहा क्या, आपकी देखो मेरे कहने का मतलब क्या। अगर मैं इस आई पर सिट्रस दूंगा आई लाइक यू, इसका माने ओनली आई लाइक यू एंड नोबडी एल्स, खालिस मैं आपको पसंद करता हूं और कोई नहीं, वो समझ आए। अगर मैं आप ऐसे कहूंगा आई लाइक यू, आप कहेंगे सर आपको हमसे क्या नफरत है, आप हमें छोड़ते नहीं, हमारा एग्जाम होने वाला है। मैं कहूंगा नहीं, मुझे आपसे नफरत नहीं है, आई लाइक यू, मैं आपको पसंद करता हूं, वो समझ आ रहा है। अगर मैं आप कहूंगा, आप कहेंगे सर वो आप हर हमेशा थर्ड सेमिस्टर वाले की बात करते हो, वो अच्छे, वो ये है वो ये है। मैं कहूंगा नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं कहूंगा आई लाइक यू, समझ आ रहा है। यानी कि यही इसका ख्याल रखना है कि हम कहां देंगे, पिच कहां देंगे, टोन कौन सा करेंगे, वॉइस कौन से, ये चेंज होता है, समझ आ रहा है नहीं। ये मतलब अलग, उसमें तो टाइम लग जाएगा अगर हम वहां जाएंगे। What to avoid while presenting a present, चलो ये हमने कहा है हम क्या करेंगे जब हम प्रेजेंटेशन देंगे। आप कुछ है क्या नहीं करेंगे, डू एंड डोंट, आप डोंट। What to avoid, कल वो पूछेंगे what are the what we have not to do while presenting a presentation, सर हमने ये पढ़ा नहीं। What you have to avoid, which are the hindrances for making the good presentation, which are the limitations for making the good presentation, वो समझ आ रहा है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि क्लास देना होता है, क्योंकि क्लास में समझ आ रहा है कि क्या कैसे करना है। आप याद भी करेंगे मगर फिर आप ये नहीं लिखेंगे। क्या है, अवॉइड क्लटर और रिपीटिशन ऑफ फ्लेयर्स, फ्लेयर्स मीन्स यानी कि शॉर्ट, ये क्या कहते हैं, फ्रेजेस, शॉर्ट फ्रेजेस का ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि मैंने आपको इससे पहले भी कहा है जब हम फ्रेजेस का, शॉर्ट फ्रेजेस का इस्तेमाल करते हैं कभी कभी उसका मानी चेंज होता है, समझ आ रहा है, उसका ख्याल रखना है। इसी तरह अवॉइड डिफिकल्ट और जॉर्गन लैंग्वेज, ये डिफिकल्ट और जॉर्गन लैंग्वेज ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने, क्योंकि ये ऑडियंस
जो स्पीच होगा वहां आपको इम्प्रेस लैंग्वेज नहीं करना होता है, वो राइटिंग में यहां सिंपल लैंग्वेज इस्तेमाल करें, क्योंकि यहां बेचारे ऑडियंस कहां डिक्शनरी लाएंगे और आपके माने ढूंढेंगे, वो समझ रहा है, सिंपल लैंग्वेज। और अवॉइड यूज ऑफ स्पेसिफिक और प्रोफेशनल लैंग्वेज। आप देखते हो जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जब वो नुस्खा लिखता है हमें वो समझ आ रहा है, चलो कोर्ट में जाओ वो इश्तिहार लाने के लिए उनका आ रहा है समझ, वो अपना अपने लिख रहे हैं। इसी तरह जब आप स्पीच देंगे आप कहेंगे हम भी कोई प्रोफेशनल अंदाज में नहीं, ये आपको सोचना है कि हमारे आगे कौन है, समझ आ रहा है। अवॉइड यूज ऑफ स्पेसिफिक, हाँ, मूड्स ऑफ प्रेजेंटेशन, ये इंपॉर्टेंट है अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब मूड्स भी वही हैं, टाइप्स भी वही हैं, काइंड्स भी वही हैं। कल कहेंगे वो व्हाट आर द काइंड्स, व्हाट आर द टाइप्स, आप कहेंगे सर हमने पढ़ा नहीं। मूड में तरीका, हम किस तरीके से करते हैं, वही है ना टाइप्स, वही है ना काइंड्स। एक है एक्सटेम्पोरस प्रेजेंटेशन, ये क्या है, हाँ ये इसको याद रखना है, ये कन्वेंशनल है, यानी कि ये कन्वेंशनल का माने पुराने पहले से ही था, हाँ कन्वेंशनल फैशन यूजिंग मटेरियल, हम इसमें मटेरियल इस्तेमाल करें, जैसे मैंने ये किया है, जैसे मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, मैंने यहाँ अपनी स्लाइड रखी है और आप उसी वही आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, यही है एक्सटेम्पोरस। दिस इज अ स्टाइल मोस्ट स्पीचेस कॉल फॉर विद द हेल्प ऑफ प्रेजेंटेशन, यही मैं स्पीच दे रहा हूं और आपको ये दिखा रहा हूं, दिस इज मोस्ट, ये ठीक रहता है क्योंकि आपकी आंखें इसकी तरफ, अगर मैं आप ऐसे ही कहूंगा, समझ आ रहा है, तो ये ठीक रहता है। हाँ, द होल ड्राफ्ट इज प्रेजेंट इन, यानी कि यहां तो ड्राफ्ट साहब है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें हाईलाइट कर रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट है उस पर मैं ज्यादा स्ट्रेस दे रहा हूं। इसी तरह होता है मैन्युस्क्रिप्ट प्रेजेंटेशन। अब क्या है, अब अगर हम मतलब जैसे मैं आपको टेक्स्ट पढ़ा रहा हूं, वहां बिगिनिंग से एंड तक हम पढ़ते हैं। अगर यहाँ टेक्स्ट जब मैंने आपको पढ़ाया है, वहां मैंने वर्ड बाई वर्ड, इसका माने ये है, इसका माने ये है, वही है मैन्युस्क्रिप्ट, वो समझ आ रहा है। इसी तरह मेमोराइज प्रेजेंटेशन, मेमोराइज प्रेजेंटेशन ज्यादातर स्टूडेंट इस्तेमाल करते हैं, वो बेचारे याद करते हैं फिर कहते हैं, फिर यहाँ रखते हैं, वहां कोई होता है वो उसको स्लाइडिंग को इधर उधर करता है, उसको याद होता है, वो वही कह रहा है, मगर उसमें आपको मालूम है उसमें फॉल्ट है, अगर भूल गए तो फंस गए, है ना, वो फॉल्ट। कल वो कहेंगे व्हाट इज द फॉल्ट, व्हाट इज द डिमेरिट ऑफ मेमोराइज्ड प्रेजेंटेशन, आप कहेंगे सर हमने ये पढ़ा नहीं, समझ में आया क्या क्या जो मैंने कहा। इंशाल्लाह कल हम टेलीफोनिक कम्युनिकेशन पढ़ेंगे। हाँ, क्लोज दिस, हाँ थैंक्स, हाँ।